नमस्कार विद्यार्थियों, जहाँ हम अलंकार पढ़ रहे थे उसी से आगे हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 4 अलंकार पढ़ लिए हैं। अब 5वां अलंकार अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति ये दो शब्द से मिला है, अन्य प्लस उक्ति। इसका अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति या अन्य के लिए कही गई उक्ति। अब यहां क्या होता है, यहां अप्रस्तुत यानी उपमान और प्रस्तुत यानी उपमेय, ये होते क्या है मैंने आपको बार बार समझाया है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर समझाना चाहता हूं। अप्रस्तुत का अर्थ होता है यानी सामने नाम यानी उपमान, यानी हम जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, यहां हम लिखेंगे जिससे कोई चांद है, कमल है, जिसके माध्यम से हम बात कहते हैं, तो जिससे तुलना की जाए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एक आप ध्यान रखते हो तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। प्रस्तुत, क्योंकि इनका नाम कभी प्रस्तुत आ जाता है, कभी उपमेय आ जाता है, बात एक ही है। और ये है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ये दो शब्द बार बार हमारे अलंकार में आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा इनका ध्यान रखना है। अब यहां क्या होता है, अप्रस्तुत के माध्यम से, यानी कहना तो इस प्रस्तुत को ही है, लेकिन माध्यम इस प्रस्तुत को बनाया जाएगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। अब देखिए, जहां अप्रस्तुत उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत यानी उपमेय का ज्ञान होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। कहना तो सिर्फ ही जाएगा, लेकिन उसका मेन मकसद, मुख्य उद्देश्य वो क्या है, इस उपमेय को समझाना है, प्रस्तुत को समझाना है। देखिए, फिर जब किसी पद में किसी को माध्यम बना के दूसरे को माध्यम बना ही लेगा, अन्य व्यक्ति तक वो वास्तविक जो संदेश है, निहितार्थ है, वो पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि कई बातें होती है वो हम संकेत में पहुंचाते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पाते, अप्रत्यक्ष रूप से कह देते हैं। तो वही बात अन्योक्ति अलंकार में होती है। वो बात हम कहेंगे तो अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से ही करेंगे। यहां पे आप देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास की का। क्या कह रहे हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही का, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हम। अब यहां बात किसकी कर रहे हैं और कहना किसे चाहते हैं। अगर आप इसका अर्थ सिर्फ इस पंक्तियों का अर्थ लोगे तो इस पंक्तियों का इतना ही अर्थ निकलेगा कि एक कली है, उस कली में अभी तक पराग भी नहीं लगी, अभी उसमें जो मधुर मधु है यानी मीठा शहद है वो भी नहीं लगा है, अभी कली है इसलिए उसका विकास भी नहीं हुआ, यानी कली से फूल भी नहीं बनी है, अभी तक कली है। फिर भी क्या है, अली अली कली सी सो बंधो, अर्थात भंवरा, ये जो भंवरा है वो भंवरा कली से ही बंधा हुआ है, अभी यानी उस छोटी सी कली के माध्यम से उसके आगे बन गया है। तो आगे जब वो फूल बनेगा तब उसका क्या हालत होगी। अब ये बात थोड़ी कहना चाहता है वो भंवरे को, कली को, इनको थोड़ी, वो तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को बता रहे हैं। वो है बिहारी जी ने जय सिंह को बताई थी। बात यह है कि बिहारी जय सिंह जी के दरबार के कवि थे और सालाना पैसे लेने जाते थे, साल भर में एक बार जाते और पैसे लेकर अपने गांव में आ जाते थे। अब क्या हुआ था, उसी समय जय सिंह का नवोडा रानी से विवाह था, नई एकदम कुंवारी कन्या, छोटी बच्ची होती है, उससे विवाह हुआ था। और वो क्या है, अपना राजकाज सब कुछ भूलकर वहां उस रंग महल में लीन हो जाता है। अब दरबारी परेशान, राजा अगर दरबार में जाए तो प्रजा परेशान। अब बिहारी जी जाते हैं पैसों के लिए, पैसों की आवश्यकता हुई थी और वार्षिक खर्चा लेना था, लेकिन राजा तो दरबार में नहीं, वो रंग महल में भी चले जाते हैं, लेकिन राजा की आज्ञा के बिना वो
जा नहीं सकते हैं। अब राजा से सीधे रूप से तो कोई मिल नहीं सकता, तो उन्होंने दासी के पल्ले पर ये बात रखी। पल्लू होता है ना, या ओट होता है, पर उस साड़ी के पल्ले पर ये बात लिखी। और जब जय सिंह की नजर उस दासी के पल्ले पर पड़ी या पल्लू पे पड़ी, तब उन्होंने ये पंक्ति पढ़ी और पढ़ते ही पूछा ये किसने लिखी। तो पता चला कि बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, वो आपका इंतजार कर रहा है, उसी ने लिखी है। तो वहां पर आते हैं जय सिंह और बड़े ही प्रसन्न होकर उन्हें सोने की मुद्रा देते हैं। 713 उन्होंने दोहे लिखे थे, उसी को 713 उन्हें कह सकते हैं सोने के स्वर्ण मुद्राएं दी। अब बात थी इसमें क्या खास था, कि ऐसा क्या खास था जो उन्हें सोने की मुद्रा दे दी। तो यहाँ पे ये खास है कि दायरे की बात नहीं कही है। अब वो ये कहते हैं कि हे जय सिंह, कि अभी ये तेरी नवोडा रानी से विवाह हुआ है, वो क्या है, अभी इसमें पराग भी नहीं है, ना तो इसका यौवन है, विकास मतलब यौवन नहीं है, ना ये पूरी तरह से प्रफुल्लित हुई है, अष्टपुष्ट हुई है, एक बच्ची है छोटी सी, अभी इसी के आगे तो इतना बढ़ है, जब ये जवान होगी तब तो दुनिया ही भूल जाएगा। इसका मतलब उन्हें व्यंग्य रूप में ये बात कहते हैं। दूसरा भी देखिए, यहाँ भी बिहारी जी जय सिंह को ही कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वथा देखी विहिंग विचार, बाज पराये पानी पर तू पश्चिम न मान। अब बात यहाँ पर देखेंगे तो हमें लगेगा कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वथा, कि ना तो तेरा इसमें स्वार्थ है, ना कोई अच्छा कार्य है जो ये तू श्रम कर रहा है, ना तो इसमें कोई तेरा स्वार्थ है, ना कोई इससे अच्छा कार्य होगा। देख विहिंग विचार, अपने इस कार्य पर तो हे पक्षी विचार करके देख, बाज पराये पानी पर तू पश्चिम न मान। हे बाज, तू शिकारी के हाथों में बैठकर उसके इशारे पे अपनी ही जाति के पंछियों को न मार, यानी जो पक्षी है तू भी, और अपने ही पक्षियों को मारा है किसी और के कहने पर। अब बात ये प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे तो ये है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से जय सिंह को कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जय सिंह शिवाजी के पीछे पड़ा था, पुरंदर संधि हुई थी तो उसने शिवाजी को बंदी बना लिया था। उसी प्रकार बहुत सारे जो राजा थे, राजपूत राज्य थे, उनको भी वो बंदी बना रहा था। तब ये कह रहे हैं कि हे जय सिंह, देख तेरा इसमें क्या स्वार्थ है, इसमें तेरा अच्छा क्या कर्म है, तो अपने ही भाई बहनों को बंदी बना रहा है, तो इस पर तेरे को कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा, ये कोई अच्छा कार्य भी नहीं है, ना इसमें तेरा स्वार्थ है। तू औरंगजेब के कहने पर तो अपने ही भाई बंधुओं को, अपने ही राजपूत जो भाई बंधु है उन्हें बंदी बना रहा है, तो इसमें तेरा क्या लाभ है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते, अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है, यानी कहना तो वो सिर्फ आपको ध्यान रखना कि इस पंक्तियों में उपमान के माध्यम से कही गई है, लेकिन बात वो किसको कहना चाहते हैं, मैं कहूँ, अर्थात बात तो जय सिंह को कहना चाहता है, वो बात को थोड़ी कहना चाहता है, बात थोड़ी समझेगा इस बात को, लेकिन वो बात का सहारा लेकर, यानी बात के माध्यम से जय सिंह को कह रहे हैं। इसी प्रकार इस भंवरे का माध्यम लेकर जय सिंह को कहना चाहते हैं। इसी में देखिए एक और उदाहरण देखते हैं, फिर हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अन्य पंक्ति के माध्यम से, अन्य उक्ति के माध्यम से किस प्रकार कोई बात करते हैं। अन्य उक्ति के माध्यम से तो माली आवत देखकर कलियन कली पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। देखो, माली को आता हुआ देखकर कली होती है, पुकार कर रही है, बात कर रही है आपस में, फूले फूले चुन लिए, आज है वो ये माली फूलों को चुन के ले जा रहा है, काल हमारी बात, कल हम भी तो फूल बनेंगे, तो कल हमें ये चुन कर ले जाएगा। लेकिन ये फूल तो कली के माध्यम से हमें ये बात कहना चाहते हैं। यहाँ पर माली मतलब काल, ये काल है, काल देवता, और काल देवता आज तो बूढ़े व्यक्तियों को ले जा रहा है, आज हम जवान हैं तो कल हम बूढ़े होंगे, तो कल हमारी भी बारी आएगी। तो कहना चाहते हैं कि ये काल अटल सत्य है, इसीलिए थोड़ा विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ फूल और कली के माध्यम से ये बात कही गई है। ठीक है, देखिए अगला अलंकार है समासोक्ति अलंकार। समास परसक्ति, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो संक्षिप्त बात कही जाती है, समास का अर्थ होता है। उसी प्रकार यहां भी संक्षिप्त उक्ति के द्वारा बात कही जाएगी। अब देखिए यह क्या है, यह है
जहां संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत, ध्यान रखना, प्रस्तुत अप्रस्तुत अर्थ का बोध होता है, यानी दोनों का एक साथ अर्थ बोध होगा। अर्थात कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थ का एक साथ हो जाता है। यानी हम देखते हैं कि उनका प्रयोग है वो एक साथ हो जाता है। यहाँ पर ऐसा प्रयोग किया जाएगा कि उनका अर्थ है वो एक साथ हो जाता है, एक साथ आ जाएगा। वहां क्या होगा? समासोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरह समझते हैं इसको। सिंधु सेज पर धरा बनी, अब तनिक संकुचित बैठी सी, परले निशा की हलचल स्मृति में मान किए से ऐठी सी। अब ये जो पंक्ति है, ये जो काव्य लिया गया तो वो जयशंकर प्रसाद की कामायनी से लिया गया। और आपको पता है कि उसमें मनु के बारे में बताया जाता है, और उससे पहले ये होता है कि प्रलय आता है। तो प्रलय आने के बाद में कैसी स्थिति होती है वो साथ में बताया गया है कि सिंधु सेज पर, सिंधु बोलते हैं समुद्र को, धरा, धरा मतलब धरती, और प्रलय मतलब प्रलय, यानी जो एक जल समाधि हुई थी उसी के बारे में बताया गया। लेकिन साथ में यहाँ पर रूप दिया गया है वधु। अब देखिए, सिंधु को सेज बना दिया गया, धरा को वधु बनाया गया है, और प्रलय को निशा। बात देखिए, दो बात एक साथ कर रही है। अब यहाँ एक वधु के माध्यम से बात कही गई है कि एक वधु होती है नवविवाहिता स्त्री, जब उसकी जो सुहागरात होती है वो सेज पर उस रात्रि को थोड़ा सा अपने मन में उसके कई विचार चलते हैं और अपने पति से थोड़ा मान की होती है, थोड़ी सी नाराज सी होती है, ऐसी सी होती है, थोड़े से कह सकते हैं विचारों उन्हें ये कि इतनी देर क्यों लगा दी, या जो रूठना होता है वो। उसी बात को यहाँ बताया गया कि जब प्रलय आता है तो वो प्रलय धीरे धीरे इस पृथ्वी को धीरे धीरे निकल रहा था या आगे बढ़ रहा था, उसी को रूप लिया है कि सिंदूर रूपी जो सेज है उस पर धरा रूपी जो वधु है वो इस प्रकार से संकुचित हो गया, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे धरती संकुचित हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। उसी प्रकार बताया कि परले निशा की हलचल में, परले रूपी जो निशा है, रात्रि है, उसमें वो इस प्रकार से मान किए हुए, इस प्रकार से नाराज हुए बैठी हुई है। उसके माध्यम से दो बात कह दी गई है, अप्रस्तुत और प्रस्तुत। अप्रस्तुत तो यहाँ पर वधु है, लेकिन प्रस्तुत यहाँ पर धरा है, और वधु के माध्यम से ये बात कही गई है। यानी उस समय प्रलय आया था तो प्रलय से इस प्रकार से लग रही थी जैसे कोई जो नवविवाहित स्त्री होती है वो संकुचित होकर बैठती है, वैसे ही संकुचित होकर वो धरती है वो बैठी हुई है मान के हुए। ठीक है, अब हम सातवां अलंकार दृष्टांत अलंकार देखते हैं। इसका अर्थ होता है इसमें क्या होगा, दो कथन होंगे और दोनों ही विशिष्ट। दृष्टांत अलंकार में उपमेय तथा उपमान वाक्यों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। एक जैसे दोनों वाक्य होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, अर्थात एक के पहले एक बात कही जाएगी, फिर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होंगे। उदाहरण के माध्यम से हम अच्छी तरह समझते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मा की बहुत सुझाव, रसली आवत जात के सिर पर पद निशान। यहाँ पे देखिए एक बात कही गई है, पहले कहा गया कि करत करत अभ्यास के जड़मा की बहुत सुझाव, यानी बार बार अभ्यास करते रहने से जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान मतलब चतुर बन जाता है, विद्वान बन जाता है। आप लगातार अभ्यास करोगे तो हर विषय में आप दक्ष हो सकते हैं। यहाँ एक वाक्य होता है, उदाहरण देकर बताया है कि रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। पहले कुएं पर रस्सी से जल खींचा जाता था, पानी निकाला जाता था, तो उस रस्सी के कारण सिल पर निशान बन जाते थे। रस्सी मतलब रस्सी के कारण लगातार रोज ये प्रैक्टिस करने के कारण, पानी निकालने के कारण सिल पर भी जो पत्थर होता है, कठोर होता है, इस पर भी निशान बना सकते हैं। तो अभ्यास के द्वारा भी व्यक्ति है वो जड़ बुद्धि वाला भी चतुर हो सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए,
जो रही उत्तम प्रकृति का कई सगत कुसंग चंदन विश्व व्यापक नहीं नट रहत भुजंग। यहाँ पे बताया गया है कि रहीम जी कहते हैं जो साधु प्रकृति होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उसका कोई संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि चंदन का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उस पर हजारों सांप है लटके रहते हैं। उस चंदन के जो जंगल में हजारों अजगर और सांप लटके रहते हैं, लेकिन उसका जहर कभी भी उस चंदन के वृक्ष में नहीं लगता है। अर्थात जैसी संगति होगी, अच्छी संगति होगी, तो उस पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम 8वां अलंकार मानवीकरण अलंकार पढ़ते हैं। जब जड़ वस्तुओं में यानी जो प्रकृति की जो जितनी प्राकृतिक वस्तु होती है उन पर मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है, अर्थात जड़ वस्तुएं हैं, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, उन्हें मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है। यानी प्रकृति को मानव जैसा कार्य करते दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जिस प्रकार से इसमें बताया जगी वनस्पतियां जग छोड़ सकती है, लेकिन यहाँ उनको मानव जैसा कार्य करवाया जा रहा है। वनस्पति में पता है कि जड़ वस्तु है, प्रकृति है, अलसाई यानी अलसाते हुए जग रही है, आलस लेते हुए जग रही है। मुख धोती शीतल जल से, और वनस्पतियां मुख धो रही है, तो मुख धोने का कार्य मनुष्य के प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है, तब मानवीकरण होगा। ये देखिए फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, यानी फूलों को हंसाया जा रहा है, कलियां मुस्कुरा रही है। फूल प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति की वस्तुएं, जड़ वस्तुएं, लेकिन मनुष्य की तरह हंसते हुए दिखाया जा रहा है। कलियां प्रकृति की वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, उन्हें मुस्कुराया जा रहा है, हंसाया जा रहा है। तो याद रखना ये मानव के कार्य है, लेकिन प्रकृति के द्वारा करवाए जा रहे हैं। जहां मानव के कार्य प्रकृति के द्वारा करवाए जाएंगे, वहां मानवीकरण अलंकार है। ध्यान रखना ये चीजें आप देखोगे कि पत्तियां बातें कर रही है, वृक्ष की पत्तियां बातें कर रही है। वृक्ष की पत्तियां बातें क्या करती है? वो तो हवा के कारण हिलती है, लेकिन कवि की कल्पना है कि वो मनुष्य की तरह बातें करती है। तो जहां मानव की तरह मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाई जाए, वहां आप समझ लेना मानवीकरण अलंकार है, ठीक है।